जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्र पर। प्यारे बच्चों, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 आपका 18 फरवरी से होना है और 18 फरवरी को आप लोगों का पहला पेपर कक्षा 12 का सामान्य हिंदी है और कक्षा 10 वालों का हिंदी है। तो हिंदी की क्लास आप लोगों की 5 बजे से चलती है और 12 वालों की सामान्य हिंदी की क्लास आप लोगों की 7 बजे से रेगुलर चल रही है। आज हम लोग अखंड क्लास देखने वाले हैं 18 फरवरी की पूरी तैयारी के लिए और ऐसे प्रश्नों को लिया गया है जो यहाँ पर आप लोगों के वायरल प्रश्न हैं, बार बार पूछे गए प्रश्न हैं या जिनकी पूछे जाने की संभावना है। 100% आपका यहीं से फंसेगा, ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं। और अगर आप लोग अब तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, इस क्लास को लाइक करके इसे अपने मित्रों के पास में शेयर कर दीजिए। और चलिए हम लोग चलते हैं पहले प्रश्न से और देखते हैं कि पहला प्रश्न हम लोगों का क्या कहता है। कौन है निंदा रस के? जैनेन्द्र कुमार जी हैं या हरिशंकर परसाई जी हैं या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं या मोहन राकेश जी हैं? कौन है बच्चों? तो जैनेन्द्र कुमार जी नहीं हैं और हरिशंकर परसाई जी हैं। निंदा रस के रचनाकार कौन हैं? तो हरिशंकर परसाई जी हैं। आप लोग हजारी प्रसाद के किन्हीं 2 उपन्यास का नाम कमेंट सेक्शन में बताएंगे तुरंत। और जैनेन्द्र कुमार और मोहन राकेश का अभी हमने इसके ऊपर वाले प्रश्न में ही बताया है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं। क्या कह रहा है कि कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है या फिर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? किसका है बच्चों? तो अगर हम बात करें कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं इसमें, तो देखिए रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं इनकी रचना क्या है? इनकी रचना विचार भी थी, चिंतामणि, रसमीमांसा, 11 वर्ष का समय, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें तो सत्य हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, विशस्य विस्मौसदम, ये सभी भारतेंदु जी की रचनाएं हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की अगर बात करें तो इनकी रचनाओं में कविता कलाप, काव्य मंजूषा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो अनामदास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा और पुनर्नवा, ये कुटज, अशोक के फूल, ये सभी इनकी रचनाएं। कल्पलता भी इनकी रचना है। अब हमसे पूछा गया कि कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, किसने कहा है? तो इसे कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अगला प्रश्न कह रहा है वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवति, ये लेखक हैं किस? कौन है बच्चों? जयशंकर प्रसाद जी या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी या प्रेमचंद जी हैं या फिर सदा सुखलाल जी हैं? सदा सुखलाल की रचना का नाम सुख सागर। क्या है बच्चों? सुख सागर है। और प्रेमचंद जी की रचना का नाम बताइए। तो गबन, गोदान, सेवा सदन, निर्मला, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का आप लोग कमेंट में बताएंगे जो मैंने अभी बताया है। और जयशंकर प्रसाद जी की रचना की बात करें तो छाया है, प्रतिध्वनि है, कंकाल है, तितली है, इरावती है, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? तो ये सभी हैं जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या कह रहा है। हाँ, इसका उत्तर जो होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी होगा। वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवति। अब अगले प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न कह रहा है खड़ी बोली के लेखक चतुष्टय उन नायकों में नहीं है। कौन नहीं है बच्चों? मुंशी सदा सुखलाल जी नहीं हैं या इंसा अल्लाह खां नहीं हैं या राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद नहीं हैं या फिर सदल मिश्र जी नहीं हैं? कौन नहीं है बच्चों इसमें? तो चलिए देख लेते हैं। सदा सुखलाल की अगर बात करें तो इनकी रचना का नाम है सुख सागर। क्या नाम है? सुख सागर। अगर हम लोग बात करें इंसा अल्लाह खां तो इनकी रचना का नाम है रानी केतकी की कहानी। अगर शिव प्रसाद सितारे हिंद की बात करें तो राजा भोज का सपना। क्या है इनका बच्चों? राजा भोज का सपना। सदल मिश्र की रचना का नाम है नासिकेतोपाख्यान। नासिकेतोपाख्यान इनकी रचना का नाम है। हमसे पूछा गया लेखक चतुष्टय, मतलब खड़ी बोली के लेखक चतुष्टय उन नायक में कौन नहीं है? तो राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद जी नहीं हैं। अगला प्रश्न, सभी लोग एक बार क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, ज़बरदस्त तरीके से कर दीजिए। हिंदी में खड़ी बोली का जन्मदाता माना जाता है, किसे माना जाता है?
भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, या प्रताप नारायण मिश्र जी को, या फिर गुलाब राय को, या लाला लल्लू लाल को? किसको माना जाता है बच्चों खड़ी बोली का उन्नायक? तो अगर हम लोग बात करें भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, तो इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, फिलहाल इन्हीं को माना जाता है। इनकी रचनाओं में विशस्य विस्मौषधम, भारत दुर्दशा, वैदिकी हिंसा, हिंसा ना भवति, सत्य हरिश्चंद्र, ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रताप नारायण मिश्र जी की रचनाओं की बात करें तो इनकी रचना है बात, मन की लहर, प्रेम पुष्पावली। बात, मन की लहर, प्रेम पुष्पावली। अगर बात करें गुलाब राय की, बाबू गुलाब राय की रचनाओं को आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे, आप लोग इसको क्या बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और लल्लू लाल की रचना का नाम है प्रेम सागर। क्या नाम है बच्चों? प्रेम सागर। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कितनी नावों में कितनी बार? कृति के रचनाकार हैं कौन है? डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं, या आज्ञे जी हैं, या हरिवंश राय बच्चन हैं, या जयप्रकाश भारती जी हैं? तो बच्चों जयप्रकाश भारती की बात करें तो इनकी रचना है खुली किताब के पन्ने। कौन सा है? खुली किताब के पन्ने। और कौन सा है? मेरी बाल कहानियाँ। और कौन सी रचना? मेरी बाल कहानियाँ। हरिवंश राय बच्चन की बात करें तो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। अज्ञे जी की बात करें तो अज्ञे जी की रचनाओं में कितनी नावों में कितनी बार, जो कि पूछा गया है। इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे वह, ये सभी रचनाएं किसकी हैं बच्चों? तो ये सभी रचनाएं अज्ञे जी की हैं। धर्मवीर भारती की बात करें तो सूरज का सातवां घोड़ा इनकी एक प्रमुख रचना है। ठेले पर हिमालय इनकी प्रमुख रचना है। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतेंदु के समकालीन लेखक हैं। कौन है बच्चों भारतेंदु का समकालीन लेखक? राय कृष्ण दास जी हैं, या शांति प्रिय द्विवेदी हैं, या जैनेन्द्र कुमार हैं, या ठाकुर जगमोहन सिंह हैं? तो ठाकुर जगमोहन सिंह की अगर बात करें तो ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है प्रेम, संपत्तिलता और श्यामलता। प्रेम, संपत्तिलता और श्यामलता। अगर बात करें हम लोग जैनेन्द्र कुमार जी की रचनाओं की, तो जैनेन्द्र कुमार जी की रचनाओं में कौन कौन सी रचना है बच्चों? तो इनकी रचना में त्यागपत्र, सुनीता, मुक्तिबोध, परख और विवर्त। शांतिप्रिय द्विवेदी की बात करें तो शांतिप्रिय द्विवेदी की रचनाओं में नखबिंदु, कवि का आत्मजगत और जीवन की अभिव्यक्ति, ये किसकी रचना है? शांतिप्रिय द्विवेदी जी का है। राय कृष्ण दास की बात करें तो इनकी रचना है साधना, अनाख्या और साधना अनाख्या, और कौन सी है? सुधांशु। ये राय कृष्ण दास जी जो हैं ये भारतेंदु युग के यानी भारतेंदु जी के समकालीन लेखक में भी हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सुख सागर के रचनाकार हैं। देखिए अभी हमने जो व्याख्या में बताया था वो आ गया। इंशाअल्लाह खां का मैंने बताया था कि रानी केतकी की कहानी है। कौन सी है बच्चों? केतकी की कहानी है। लल्लू लाल की रचना में प्रेम सागर है। क्या है? प्रेम सागर है। सदा सुखलाल की रचना में सुख सागर है। क्या है बच्चों? सुख सागर। एक बार कमेंट सेक्शन में आप सभी लोग बताते रहिए, और साथ ही साथ आप लोग इस क्लास को शेयर करते रहिए, ज़बरदस्त तरीके से लाइक करते रहिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं है चैनल तो अब तक तो सब्सक्राइब भी करते रहिए। राम प्रसाद निरंजनी जी की रचना है भाषा योग वशिष्ठ। कौन सी रचना बच्चों? भाषा योग वशिष्ठ। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि रसज्ञ रंजन के रचनाकार हैं। रसज्ञ रंजन के रचनाकार कौन है? प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, या महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, या हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या जयशंकर प्रसाद जी हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं में कंकाल, तितली, इरावती, छाया, प्रतिध्वनि, ये सभी है। अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो बाणभट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा, पुनर्नवा, कुटज, अशोक के फूल, कल्पलता, ये सभी किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाएं हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचनाओं में काव्य मंजूषा, कविता कलाप, और जो पूछा गया है यानी कि रसज्ञ रंजन भी इन्हीं की रचना है। प्रताप नारायण मिश्र जी की रचनाओं में बात है, मन की लहर है, प्रेम पुष्पावली भी इन्हीं की रचना है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कविवचन सुधा पत्रिका के संपादक रहे हैं। कविवचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन है बच्चों? बालकृष्ण भट्ट जी हैं, या बाल मुकुंद जी हैं, या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, या प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। कौन है बच्चों? प्रताप नारायण मिश्र की रचना अभी अभी मैंने बताया है, आप लोग कमेंट में एक बार छाप दीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र की अगर बात करें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कौन कौन सी रचना है? वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवति, भारत दुर्दशा, और क्या है बच्चों? सत्य हरिश्चंद्र है। ये सभी इनकी रचनाएं हैं। बाल मुकुंद जी की रचनाओं में देखें तो बाल मुकुंद जी की रचनाओं में भारत प्रताप और भारत मित्र, इस दो पत्रिका के संपादक रहे हैं। कौन से दो पत्रिका? भारत प्रताप और भारत मित्र, भारत प्रताप और भारत मित्र के संपादक बाल मुकुंद हैं। और बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका क्या है? हिंदी प्रदीप। यहाँ पर पत्रिका पूछा गया था, चलिए देख लेते हैं। हिंदी प्रदीप है इनकी। और भारत प्रताप किसका है? तो भारत प्रताप है इनका, यानी बाल मुकुंद जी का। भारत प्रताप और प्रताप नारायण मिश्र जी की पत्रिका का नाम है ब्राह्मण। कौन सी पत्रिका बच्चों? ब्राह्मण। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पत्रिका का नाम है कविवचन सुधा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। आखिरी चट्टान क्या है? आखिरी चट्टान रचना विधा है। आखिरी चट्टान रचना की कौन सी विधा है? निबंध संग्रह है, या यात्रा वृत्तांत है, या फिर उपन्यास है, या कहानी संग्रह है? तो बच्चों आखिरी चट्टान अगर रचना की विधा बात की जाए तो ये क्या है? यात्रा वृत्तांत है। और किसकी रचना है? तो ये रचना है, बार बार मैंने इनका नाम लिया है, मोहन राकेश जी का। किसकी रचना बच्चों? मोहन राकेश जी की रचना है। अगला प्रश्न कह रहा है निबंध प्रौढ़तम स्तर तक पहुंचा। प्रौढ़तम स्तर तक कहाँ पहुंचा है बच्चों? द्विवेदी युग में, या फिर छायावादी युग में, या भारतेंदु युग में, या छायावादोत्तर युग में? तो बच्चों भारतेंदु युग में तो गद्य, खड़ी बोली गद्य का शुरुआत हुआ, लेकिन द्विवेदी युग में ये अपने प्रौढ़तम स्तर तक पहुंच गया है। तो इसका आपका पहला विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है हंस पत्रिका के संपादक हैं। हंस पत्रिका के संपादक कौन है बच्चों? गुलाब राय जी हैं, या बालकृष्ण भट्ट हैं, या प्रेमचंद हैं, या फिर द्विजेंद्र नाथ राय हैं? कौन है बच्चों? तो द्विजेंद्र नाथ राय की जो पत्रिका है उसका नाम है आर्थिक सुधार। क्या है? आर्थिक सुधार इनकी पत्रिका का नाम है। अगर हम लोग बात करें प्रेमचंद जी का तो हंस पत्रिका के संपादक हैं। कौन है? मुंशी प्रेमचंद जी। बालकृष्ण भट्ट की बात करें तो इनकी पत्रिका का नाम है हिंदी प्रदीप। कौन सी पत्रिका बच्चों? हिंदी प्रदीप। और गुलाब राय जी की पत्रिका नहीं है, लेकिन रचना में है कुछ उथले कुछ गहरे, ठेलुआ क्लब, गेहूं बनाम गुलाब, ये सभी किसका है? बाबू गुलाब राय जी का है। अगला प्रश्न कह रहा है कि पैरों में पंख बांधकर, पैरों में पंख बांधकर के रचनाकार हैं। कौन है बच्चों? पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं, या फिर हरिशंकर परसाई जी हैं, या डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, या धर्मवीर भारती हैं? तो बच्चों रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं पैरों में पंख बांधकर। और इनकी और रचना का नाम है क्या? अम्बपाली है, और पतितों के देश में है। हरिशंकर परसाई जी का भूत के पांव पीछे, तट की खोज, और धरती के फूल, और रानी नागफनी की कहानी। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचनाओं में क्या क्या है? तो राष्ट्र का स्वरूप है, माता भूमि है, भारत की एकता है, भारत की मौलिक एकता है, कल्प वृक्ष है। ये सभी किसकी रचनाएं हैं? वासुदेव शरण अग्रवाल जी की। धर्मवीर भारती की बात करें तो सूरज का सातवां घोड़ा इनका बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास है। धर्मवीर भारती की द्वारा लिखित उपन्यास कौन सा है बच्चों? परंतु है, या फिर सूरज का सातवां घोड़ा है, या मुक्तिबोध है, या नदी के द्वीप है? तो नदी के द्वीप रचना के रचनाकार हैं अज्ञेय जी। कौन है बच्चों? अज्ञेय जी। मुक्तिबोध के रचनाकार कौन हैं? तो ये जैनेन्द्र कुमार जी हैं। जैनेन्द्र कुमार जी हैं। और सूरज का सातवां घोड़ा के रचनाकार धर्मवीर भारती जी हैं, और ये उपन्यास भी है।
परंतु की बात करें तो परंतु रचना के रचनाकार हैं प्रभाकर माचवे। कौन है बच्चों? प्रभाकर माचवे जी हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सभी लोग इसको ज़बरदस्त तरीके से शेयर करते रहिए, जोरदार तरीके से इसे शेयर करते रहिए। और देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि छायावादोत्तर काल की पत्रिका है। छायावादोत्तर काल की पत्रिका कौन सी है बच्चों? सरस्वती है, या प्रताप है, या विशाल भारत है, या फिर कादम्बनी है। तो अगर हम बात करें सरस्वती, तो इसके संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, और ये इसलिए कौन से युग की है? द्विवेदी युग की। प्रताप की बात करें तो प्रताप पत्रिका के हैं गणेश शंकर विद्यार्थी जी। कौन है बच्चों? गणेश शंकर विद्यार्थी जी हैं, और ये भी द्विवेदी युग की पत्रिका है। कौन से युग की? द्विवेदी युग की। विशाल भारत की बात करें तो विशाल भारत के संपादक रहे हैं बनारसी बाबू, बनारसी दास चतुर्वेदी। कौन है बच्चों? बनारसी दास चतुर्वेदी, और ये है शुक्ल युग की पत्रिका। कौन से युग की है? तो शुक्ल युग की है, यानी कि छायावाद युग की। और कादम्बिनी, कादम्बिनी के संपादक हैं बालकृष्ण राव। कौन है? बालकृष्ण राव। और ये संपादन इसका कब हुआ? तो शुक्लोत्तर युग में हुआ है, यानी कि छायावादोत्तर काल में हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। भारतेंदु युग के निबंधकार कौन है बच्चों? श्याम सुंदर दास जी हैं, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं, या बालकृष्ण भट्ट जी हैं, या रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है बच्चों? छायावादोत्तर युग के काल भारतेंदु युग के लेखक। तो अगर श्याम सुंदर दास की बात करें तो श्याम सुंदर जी किस युग के हैं बच्चों? द्विवेदी युग के हैं। कौन से युग के हैं? द्विवेदी युग के हैं। नंद दुलारे वाजपेयी की अगर बात करें तो नंद दुलारे वाजपेयी जी शुक्लोत्तर युग के हैं। किस युग के हैं बच्चों? शुक्लोत्तर युग के हैं। और बालकृष्ण भट्ट जी भारतेंदु युग के हैं, जो कि हमसे पूछा गया है। रामचंद्र शुक्ल जी कौन से युग के हैं? तो ये शुक्ल युग के लेखक हैं। कौन से युग के? शुक्ल युग के लेखक हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विवेदी युग के लेखक नहीं हैं। कौन नहीं है बच्चों? बालमुकुंद गुप्त जी नहीं हैं, या फिर श्याम सुंदर दास जी नहीं हैं, या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी नहीं हैं, या डॉक्टर नगेंद्र जी नहीं हैं। तो बच्चों बालमुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्विवेदी युग के हैं। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र जी कौन से युग के हैं? तो ये हैं बच्चों शुक्लोत्तर युग के। कौन से युग के? शुक्लोत्तर युग के ये लेखक हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। सभी लोग लाइक और शेयर करते रहिए, जोरदार तरीके से शेयर होना चाहिए। अगला प्रश्न कह रहा है राजा भोज का सपना के लेखक हैं। राजा भोज का सपना के लेखक कौन है बच्चों? शिव प्रसाद सितारे हिंद जी हैं, या किशोरी लाल गोस्वामी जी हैं, या इंसा अल्लाह खां हैं, या राधाचरण गोस्वामी जी हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें राधाचरण गोस्वामी जी की रचना, तो इनकी रचना है बाल विधवा। और कौन सी रचना है? सर्वनाश है, और अलकचंद है। इंसा अल्लाह खां की बात करें तो इनकी कौन सी कहानी है? रानी केतकी की कहानी। कौन सी कहानी बच्चों? रानी केतकी की कहानी। अगर हम बात करें गोस्वामी जी की, किशोरी लाल गोस्वामी जी की, तो इनकी कहानी का नाम है इंदुमती। क्या है बच्चों? इंदुमती। और अगले कौन है? शिव प्रसाद सितारे हिंद जी जो हैं, इनकी रचना का नाम है राजा भोज का सपना। यानी यही हमसे पूछा भी गया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आलोचक के रूप में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लेखक हैं। आलोचक के रूप में उल्लेखनीय कार्य करने वाले लेखक कौन है बच्चों? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, या राम कुमार वर्मा जी हैं, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, या डॉक्टर नगेंद्र जी हैं। कौन है बच्चों? तो अगर बात करें उल्लेखनीय कार्य, तो इसमें है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं इसमें बच्चों। अब इसमें देखिए, तो अगर बात करें डॉक्टर नगेंद्र की रचनाओं की, तो डॉक्टर नगेंद्र की रचनाएं क्या हैं? विचार और विवेचन। और क्या है बच्चों? और इनकी रचना है विचार और अनुभूति। और कौन सी रचना है? रस सिद्धांत। रामचंद्र शुक्ल जी की रचना कौन सी है? विचार वीथी है, चिंतामणि है, रस मीमांसा है, 11 वर्ष का समय है। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचनाएं कल्प वृक्ष, और कौन सी है? तो
इनकी बहुत माता भूमि है, भारत की एकता, ये सभी इनकी है। और रामकुमार वर्मा जी की रचनाएं आप लोग बताइए, कल वाली क्लास में मैंने इसे बताया था। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि तूफानों के बीच में, तूफानों के बीच रचनाकार मतलब के रचनाकार कौन हैं? तूफानों के बीच के रचनाकार कौन है बच्चों? क्या रांगी राघव जी हैं, या शिवदान सिंह चौहान जी हैं, या फिर शिव सागर मिश्र जी हैं, या श्री राम शर्मा जी हैं? श्री राम शर्मा की बात करें तो इनकी रचनाओं में है बच्चों कौन सा? शिकार है, बोलती प्रतिमा है, प्राणों का सौदा है। कौन कौन सी रचना है? शिकार है, बोलती प्रतिमा है और प्राणों का सौदा है। शिवसागर मिश्र की अगर बात करें तो शिवसागर मिश्र की रचनाओं में भारत की गौरव गाथा और कौन सा है? कुलहीन योगी। और शिवदान सिंह चौहान की बात करें तो इनकी शिवदान सिंह चौहान जी की रचनाओं उसमें क्या है बच्चों? तो इनकी रचनाओं में है रक्त रंजित स्पेन और कौन सा है? प्रगतिवाद। और रांगे राघव जी की बात करें तो इनका रचना है राम राज्य का वैभव, देवदासी और कौन सा है बच्चों? तो और है अधूरी मूरत और है तूफानों के बीच। ये इन्हीं की रचना है। चलिए, अभी हमने आप लोगों से पिछले प्रश्न में पूछा था रामकुमार वर्मा जी की रचनाएं, मैं ही बता दे रहा हूं, अभी तक कमेंट में आप लोगों ने जवाब नहीं दिया। एक तो है वीर हमीर और है चित्तौड़ की चिता और है अभिशाप। ये किसकी रचना है बच्चों? तो ये रचनाएं हैं किसकी? रामकुमार वर्मा जी की। अगले प्रश्न में चलते हैं। त्यागपत्र के रचनाकार हैं, त्यागपत्र के रचनाकार कौन हैं? वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, या फिर जैनेन्द्र कुमार जी हैं, या फिर भगवती चरण वर्मा जी हैं, या उपेंद्रनाथ अस्क जी हैं? तो बच्चों अगर हम लोग बात करें उपेंद्रनाथ अस्क की रचनाएं, तो इनकी रचनाओं में है गिरती दीवारें, गर्म राख और पिंजरा। उपेंद्रनाथ अस्क की रचना में क्या है? गिरती दीवारें, गर्म राख और पिंजरा। बात करें भगवती चरण वर्मा जी की, तो भगवती चरण वर्मा जी की रचनाओं में क्या क्या है? चित्रलेखा है, भूले बिसरे चित्र है, पतन है, ठीक है, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। और एक रचना है वह फिर नहीं आई। जैनेन्द्र कुमार जी की रचनाओं में बात करें तो इनकी रचनाओं में सुनीता, मुक्तिबोध, परख, विवर्त और त्यागपत्र, जो कि आपसे पूछा गया है। वासुदेव शरण अग्रवाल की रचनाएं आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगला प्रश्न है गोरा बादल की कथा के लेखक हैं। गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है बच्चों? सदा सुखलाल जी हैं, या जटमल हैं, या फिर शिव प्रसाद सिंह हैं, या फिर दौलत राम है? तो बच्चों कौन है इसमें? अगर हम लोग दौलत राम की बात करें तो दौलत राम की क्या रचना है? दौलत राम जी की रचना का नाम बता दीजिए फट से आप लोग। और अगले प्रश्न पर मतलब इसी में और देखते हैं। तो और कौन है बच्चों? राजा शिव प्रसाद सितारेहिंग, राजा भोज का सपना है, इनकी रचना का क्या नाम है? राजा भोज की सपना, राजा भोज का सपना। जटमल की रचना में है गोरा बादल की कथा। सदा सुखलाल की रचना है सुख सागर। क्या है बच्चों? सुख सागर। और दौलत राम की रचना में आप लोग बताएंगे कि इनकी कौन सी रचना है कमेंट सेक्शन में। अभी हमारे दिमाग से इस समय हटा हुआ है, तो आप लोग फट से बताइए कि दौलत राम की रचना में इनकी कौन सी रचना है दौलत राम जी की, जो आप लोगों को बताना है। कोई भी एक रचना का नाम आप लोग बताइए दौलत राम जी की, कोई भी एक रचना, चाहे जो भी आप लोग बता दीजिए कि कौन सी रचना है दौलत राम जी की। चलिए हम चलते हैं तब तक अगले प्रश्न पर, समय को ध्यान में रखते हुए ताकि ज़्यादा समय ना जाए। सुनीता उपन्यास के लेखक हैं। सुनीता उपन्यास के लेखक कौन है बच्चों? आप लोग बताइए कि सुनीता उपन्यास के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद जी हैं, या धर्मवीर भारती हैं, या रामकुमार वर्मा जी हैं, या जैनेन्द्र कुमार जी हैं? बच्चों प्रेमचंद की बात करें तो इनके प्रमुख उपन्यास में गबन, गोदान, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, ये सभी इनकी उपन्यास हैं। गबन, गोदान, सेवा सदन, निर्मला, कर्मभूमि, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। धर्मवीर भारती की प्रमुख उपन्यास में सूरज का सातवां घोड़ा। कौन सा है? सूरज का सातवां घोड़ा। रामकुमार वर्मा के रचनाओं में देखें तो वीर हमीर और चित्तौड़ की चिता और अभिशाप। और जैनेन्द्र कुमार की बात करें तो त्यागपत्र है, मुक्तिबोध है, परख है,
विवर्त है और सुनीता उपन्यास भी इन्हीं का है, जैनेंद्र कुमार जी का। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कला और संस्कृति के लेखक हैं। कला और संस्कृति के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, या वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, या फिर रामचंद्र शुक्ल जी हैं, या फिर विद्यानिवास मिश्र जी हैं। तो विद्यानिवास मिश्र जी की रचना की बात करें तो इनकी रचना है चितवन की छाह। और कौन सा है बच्चों? तुम चंदन हम पानी। और एक रचना है इनका बंजारा मन। रामचंद्र शुक्ल जी की बात करें तो इनका विचार भी थी, चिंतामणि और रसमीमांसा। वासुदेव शरण अग्रवाल जी की बात करें तो कला और संस्कृति इन्हीं की रचना है। और कौन सी रचना बच्चों? कला और संस्कृति के साथ साथ माता भूमि है और भारत की एकता है, राष्ट्र का स्वरूप है, ये सभी इनकी रचना है। कल्प वृक्ष है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की अगर बात करें तो कुटज है, अशोक के फूल है, बाणभट्ट की आत्मकथा है, अनाम दास का पोथा है और पुनर्नवा है। ये सभी किसकी रचना है बच्चों? तो ये सभी रचनाएं हैं उनकी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है पंचांग दर्शन के रचनाकार हैं। पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? मथुरानाथ शुक्ल जी हैं, या राम प्रसाद निरंजनी जी हैं, या लल्लू लाल हैं, या फिर जटमल हैं। कौन है बच्चों? पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन हैं? तो पंचांग दर्शन के रचनाकार हैं मथुरानाथ शुक्ल जी हैं। इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं? और तो जयपुर वैभवम, गोविंद वैभवम, भक्ति भावन भगवान। राम प्रसाद निरंजनी जी की रचना है भाषा योग वशिष्ठ। लल्लू लाल जी की रचना क्या है? तो लल्लू लाल जी की रचना है प्रेम सागर। और जटमल किसकी रचना है? तो जटमल की कौन सी रचना है बच्चों? जटमल की रचना है गोरा बादल की कथा। अगला प्रश्न कह रहा है रानी नागफनी की कहानी के लेखक हैं। कौन है? यशपाल जी हैं, या महादेवी वर्मा हैं, या जैनेंद्र कुमार हैं, या हरिशंकर परसाई हैं। यशपाल की बात करें बच्चों तो यशपाल की रचनाओं में झूठा सच है, दादा कामरेड हैं, मेरी तेरी उसकी बात। एक इनकी ये भी रचना है मेरी तेरी उसकी बात। और महादेवी वर्मा की अगर बात करें तो महादेवी वर्मा की रचनाओं में स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र, मेरा परिवार, ये सभी महादेवी वर्मा जी की रचना है। जैनेंद्र कुमार की बात करें तो त्यागपत्र है, परख है, विवर्त है, सुनीता है, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? तो ये सभी बच्चों जैनेंद्र कुमार जी की रचनाएं हैं। हरिशंकर परसाई जी की बात करें तो रानी नागफनी की कहानी है, तट की खोज है, भूत के पांव पीछे, धरती के फूल। हम लोगों से पूछा गया है रानी नागफनी की कहानी, और इसके लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई जी। सभी लोग क्लास को जोरदार तरीके से शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए। अगला है सत्यार्थ प्रकाश रचना है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है बच्चों? सदल मिश्र की है, या फिर राजा लक्ष्मण सिंह जी की है, या फिर स्वामी दयानंद सरस्वती की है, या वासुदेव शरण अग्रवाल की है। तो सदल मिश्र की रचना का नाम है नासिकेतोपाख्यान। कौन सी रचना है बच्चों? तो नासिकेतोपाख्यान इनकी रचना का नाम है। राजा लक्ष्मण सिंह की रचना का क्या नाम है? तो राजा लक्ष्मण सिंह जी की रचना का नाम है प्रजा हितैषी, इनकी एक पत्रिका है। और शकुंतला इन्होंने लिखा है जो कि एक नाटक है। शकुंतला क्या है? नाटक है। प्रजा हितैषी इनकी रचना है, मतलब पत्रिका है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की रचना है सत्यार्थ प्रकाश। और वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना आप लोग कमेंट सेक्शन में फटाफट छापते रहिए। अगला प्रश्न है माधव विलास के लेखक हैं। कौन है बच्चों? राजा लक्ष्मण सिंह जी हैं, या फिर गोकुलनाथ हैं, या लल्लू लाल हैं, या सदा सुखलाल हैं। सदा सुखलाल की रचना है सुख सागर। सदा सुखलाल की रचना क्या है? तो इनकी रचना है सुख सागर। लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर। लल्लू लाल जी की क्या रचना है बच्चों? प्रेम सागर है। गोकुलनाथ की रचना है माधव विलास। गोकुलनाथ जी की रचना माधव विलास है। लक्ष्मण सिंह की रचना एक है शकुंतला नाटक है, जिसे इन्होंने शकुंतला नाटक जो है ये अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं।
अजात शत्रु, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अजात शत्रु नाटक के रचनाकार हैं। अजात शत्रु नाटक के रचनाकार कौन है बच्चों? जयशंकर प्रसाद जी हैं, या लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी हैं, या फिर उपेंद्र नाथ अस्क जी हैं, या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी हैं। कौन है बच्चों? तो रामकुमार वर्मा जी की अगर हम लोग बात करें तो रामकुमार वर्मा जी की रचनाओं में है वीर हमीर, चित्तौड़ की चिता, और कौन है? और है अभिशाप। उपेंद्र नाथ अस्क की बात करें तो गिरती दीवारें, गर्म राख और पिंजरा। अगर हम लोग बात करें लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की तो इनकी रचनाओं में है अशोक वन, प्रलय के मंच पर, और नारी का रंग। जयशंकर प्रसाद जी की बात करें तो अजात शत्रु है, ध्रुव स्वामिनी है, चंद्रगुप्त है, स्कंदगुप्त है, ये सभी इनके नाटक हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सभी लोग शेयर और लाइक करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, धूम मचा दीजिए आज यूट्यूब पर आप लोग अपने सभी मित्रों के पास इसे शेयर करके। अगला कह रहा है परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक हैं। कौन है बच्चों? इलाचंद्र जोशी जी हैं, या लाला श्रीनिवास दास हैं, या यशपाल जी हैं, या धर्मवीर भारती जी हैं। कौन है बच्चों? तो धर्मवीर भारती के उपन्यास का नाम है सूरज का सातवां घोड़ा। कौन सा बच्चों? सूरज का सातवां घोड़ा। और अगर हम लोग बात करें कि इनका यशपाल जी की कौन सी रचना है तो यशपाल जी की रचना का नाम है झूठा सच। क्या है बच्चों? झूठा सच है। और लाला श्रीनिवास दास की रचना है परीक्षा गुरु। इलाचंद्र जोशी की बात करें तो इलाचंद्र जोशी जी की रचनाओं में धूप रेखा, साहित्य सर्जन और दिवाली और होली, ये भी इनकी रचना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि पैरों में पंख बांधकर रचना की विधा है। पैरों में पंख बांधकर रचना की विधा क्या है? जीवनी है, या आत्मकथा है, या संस्मरण है, या फिर यात्रा वृत्तांत है। तो पैरों में पंख बांधकर बच्चों यात्रा वृत्त है। किसका है? तो यह है रामवृक्ष बेनीपुरी जी का। किसकी रचना बच्चों? रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। कौन सी? पैरों में पंख बांधकर। अगला प्रश्न आप लोगों का कह रहा है कि अपनी खबर के लेखक हैं। कौन है अपनी खबर के लेखक बच्चों? वियोगी हरि जी हैं, या फिर राहुल सांकृत्यायन जी हैं, या बाबू गुलाब राय हैं, या पांडे वेचन शर्मा उग्र जी हैं। तो बात करें अगर पांडे वेचन शर्मा उग्र की तो इनकी रचनाएं क्या हैं? इनकी रचनाओं में है अपनी खबर। कौन सी है? अपनी खबर है। रेशमी है, काल कोठरी है, जो कि इन्हीं की रचना है। गुलाब राय जी की रचना आप लोग कमेंट में बताइए। राहुल सांकृत्यायन जी की रचना क्या है? तो राहुल सांकृत्यायन जी की रचना है घुमक्कड़ शास्त्र, वोल्गा से गंगा। और वियोगी हरि जी की रचनाओं की बात करें बच्चों तो प्रेम शतक है, मेवाड़ केसरी है, और प्रेमांजलि है। ये इनकी प्रमुख रचना है। बाबू गुलाब राय की रचना ठलुआ क्लब। कौन सी रचना? ठलुआ क्लब। अगला कह रहा है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचनाकार हैं। कौन है बच्चों? लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं, या रामकुमार वर्मा जी हैं, या उपेंद्र नाथ अस्क हैं, या जयशंकर प्रसाद हैं। तो लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की रचनाओं में क्या है बच्चों? अशोक वन है, प्रलय सर्जन है, कौन सा है? प्रलय के मंच पर है, और नारी का रंग है। रामकुमार वर्मा जी की बात करें तो इनकी रचनाओं में वीर हमीर, और चित्तौड़ की चिता, और अभिशाप। उपेंद्र नाथ अस्क जी की बात करें तो गिरती दीवारें, गर्म राख, और पिंजरा। और ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये अजात शत्रु, ये सभी जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है कल्पलता निबंध संग्रह है। किसका है? हरिशंकर परसाई जी का है, या कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का है, या फिर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का है, या वासुदेव शरण अग्रवाल का है। बच्चों अगर हम लोग बात करें वासुदेव शरण अग्रवाल जी का तो इनकी रचनाओं में कौन कौन सी रचना है? इनकी रचनाओं में है मातृभूमि, कल्पवृक्ष, कल्पलता भी इनकी रचना है। देखिए कल्पलता के दो रचनाकार हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी ने भी कल्पलता लिखा है, और कल्पलता वासुदेव शरण अग्रवाल ने भी लिखा है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का कौन सा है बच्चों? तो इनका है मेरे विचार और लैंग्वेजेस प्रॉब्लम इन इंडिया। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की रचना में बाजे पायलिया के घुंघरू, क्षण बोले कण मुस्काए, ये इनकी रचना है। हरिशंकर परसाई जी की रचनाओं में भूत के पाँव पीछे, कौन सी रचना बच्चों? भूत के पाँव पीछे,
तट की खोज, और कौन सी रचना है, धरती के फूल, रानी नागफनी की कहानी, ये हरिशंकर परसाई जी का है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा भी गया है और इसमें ऐसे ही प्रश्नों को लिया गया है जो पूछे गए हैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की बाजे पायलिया के घुंघरू किस विधा की रचना है। जैसे आपसे देखिए, एक तो यही बन गया उत्तर कि बाजे पायलिया के घुंघरू किसकी रचना है, तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी की। और विधा कौन सी है, क्या है, संस्मरण है या ललित निबंध है या रेखा चित्र है या फिर लघु कथाएं हैं। तो ये क्या है बच्चों, ये संस्मरण है। क्या है, संस्मरण है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, निम्न में से कौन हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास नहीं है। चारुचंद्र की लेख है या फिर पुनर्नवा या अनामदास का पोथा या तट की खोज। तो बच्चों चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनामदास का पोथा ये तीनों हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, लेकिन तट की खोज ये हरिशंकर परसाई जी का है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए आपका उत्तर कौन सा होगा, ये तट की खोज वाला होगा। सभी लोग शेयर और लाइक करते रहिए, शेयर और लाइक करते रहिए। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से मेरे विचार कृति के लेखक हैं। मेरे विचार कृति के लेखक कौन है बच्चों, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं या कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं या अज्ञे जी हैं या हरिशंकर परसाई जी हैं। तो मेरे विचार इन्हीं का है, जी सुंदर रेड्डी जी का। और कौन सी रचना है इनकी, तो लैंग्वेजेस प्रॉब्लम इन इंडिया है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का बाजे पायलिया के घुंघरू इन्हीं की रचना है। कण बोले क्षण मुस्काए इन्हीं की रचना है। अज्ञे जी की बात करें तो हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रौंदे हुए थे वे, इत्यलम। और कौन है बच्चों, और है कितनी नावों में कितनी बार। हरिशंकर परसाई जी की बहुत बार बताए हैं, इसको अब आप लोगों की बारी है, आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। अगला प्रश्न आप लोगों का है कि शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन हैं, भारतेंदु जी हैं या संपूर्णानंद जी हैं या मोहन राकेश हैं या फिर राय कृष्ण दास जी हैं। कौन है बच्चों, तो शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक तो हैं संपूर्णानंद जी। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचनाएं बहुत बार हो चुकी हैं। मोहन राकेश की रचनाओं में आखिरी चट्टान, आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और राय कृष्ण दास जी का क्या है, गेहूं बनाम गुलाब। आप लोग इसे, इनके और रचनाओं को, राय कृष्ण दास जी की और कोई एक रचना आप लोग कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक के लेखक हैं। कौन है बच्चों, राम कुमार वर्मा जी हैं या लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं या जयशंकर प्रसाद हैं या भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तो राम कुमार वर्मा जी की रचनाओं में वीर हमीर, चित्तौड़ की चिता और अभिशाप है। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की रचनाओं में कौन सा है बच्चों, तो अशोक वन है, प्रलय के मंच पर और नारी का रंग है। जयशंकर प्रसाद जी की बात करें तो इनकी रचनाओं में है प्रतिध्वनि, छाया। और उपन्यास में, नाटक में देखें तो नाटक में इनका कौन सा है, नाटक में इनकी रचनाएं हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु, ये सभी इनके नाटक हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का भारत दुर्दशा, विशस्य विस्मौसदम, वैदिकी हिंसा हिंसा ना भवति, सत्य हरिश्चंद्र, ये सभी भारतेंदु जी की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह है। कौन सा है, माता भूमि या फिर शेष स्मृतियाँ या विचार प्रवाह या फिर रश्मिमानसा। कौन सी रचना है बच्चों, तो वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना इसमें माता भूमि है। इनकी कोई एक रचना आप लोग और बताइए। शेष स्मृतियाँ किसकी रचना है, तो शेष स्मृतियाँ जो रचना है ये है रघुवीर सहाय जी की रचना। किसकी है बच्चों, रघुवीर सहाय जी की रचना है शेष स्मृतियाँ। विचार प्रवाह की बात करें तो विचार प्रवाह जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। किसकी है बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। और रश्मिमानसा रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। रश्मिमानसा के रचनाकार रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का पहला यात्रा वृत्त है। कौन सा है बच्चों, सरयू पार की यात्रा या घुमक्कड़ शास्त्र या फिर मेरी यूरोप यात्रा या पैरों में पंख बांधकर। पैरों में पंख बांधकर ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। किसकी रचना है बच्चों, तो रामवृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है। मेरी यूरोप यात्रा, इसके रचनाकार हैं राहुल जी।
कौन है? राहुल सांकृत्यायन। और ध्यान रखना, अपने पूर्व राष्ट्रपति भी हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी भी। घुमक्कड़ शास्त्र के भी राहुल सांकृत्यायन हैं। और सरयू पार की यात्रा, इसके रचनाकार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। और सरयू पार की जो यात्रा है, ये बच्चों हिंदी का पहला यात्रा वृत्तांत भी है। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस उपन्यास की रचना हरिशंकर परसाई द्वारा की गई है? पुनर्नवा की, या निर्मला, या सुखदा, या रानी नागफनी की कहानी? तो बच्चों पुनर्नवा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना। किसकी है? तो हजारी प्रसाद जी की है। निर्मला है प्रेमचंद जी की रचना। किसकी रचना है बच्चों? तो निर्मला प्रेमचंद जी की रचना है। सुखदा, सुखदा की अगर हम लोग बात करें तो इसके रचनाकार हैं जैनेन्द्र कुमार। कौन है बच्चों? जैनेन्द्र कुमार जी हैं। और रानी नागफनी की कहानी जो है ये उपन्यास विधा में है और इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। अगला है बच्चों दीप जले शंख बजे, संस्मरण के लेखक हैं। दीप जले शंख बजे संस्मरण के लेखक कौन हैं? जैनेन्द्र कुमार जी, या कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी, या फिर हरिशंकर परसाई जी हैं, या उपेंद्रनाथ अस्क जी हैं? तो बच्चों उपेंद्रनाथ अस्क जी की रचनाएं गिरती दीवारें, गर्म राख और पिंजरा है। हरिशंकर परसाई जी का आप लोग कमेंट में बताइए। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी का दीप जले शंख बजे और बाजे पायलिया के घुंघरू, क्षण बोले कण मुस्काए, ये सब इनकी रचनाएं हैं। जैनेन्द्र कुमार जी की अगर बात करें तो जैनेन्द्र कुमार जी की रचनाओं में बच्चों त्यागपत्र है, सुनीता है, मुक्तिबोध है और विवर्त है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। सभी लोग शेयर कर दीजिए, ज़बरदस्त तरीके से शेयर कर दीजिए और इसे लाइक भी करते रहिए। संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? राधा कृष्ण दास की, या लाला श्रीनिवास दास की, या फिर बालकृष्ण भट्ट की, या फिर श्रीनिवास जी की? किसकी है बच्चों? तो चलिए बता दीजिए कि ये किसकी रचना है। श्रीनिवास दास की अगर बात करें, ये श्रीनिवास दास दो दो बार हो गया। वही लाला श्रीनिवास दास जो हैं संयोगिता स्वयंवर इन्हीं का है बच्चों। किसका है? तो लाला श्रीनिवास दास जी का है। बालकृष्ण भट्ट और राधा कृष्ण दास या श्रीनिवास दास दो बार हो गए, तो श्रीनिवास की कोई बात नहीं। अगला प्रश्न कह रहा है इंदुमती कहानी के लेखक, इंदुमती कहानी के लेखक हैं। कौन है बच्चों? वृंदावन लाल वर्मा जी हैं, या किशोरी लाल गोस्वामी हैं, या अज्ञेय जी हैं, या प्रेमचंद जी हैं? प्रेमचंद जी का कहानी संग्रह है पूस की रात। पूस की रात जो कि बहुत ही फेमस है। अज्ञेय जी की बात करें तो बहुत सारी रचनाएं हैं। कितनी नावों में कितनी बार है, हरी घास पर क्षण भर है, इंद्रधनुष रौंदे हुई थी, इत्यलम, ये सभी इनकी रचना है। किशोरी लाल गोस्वामी जी की रचना है इंदुमती। कौन सी रचना बच्चों? इंदुमती है। और वृंदावन लाल की आप लोग कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए वृंदावन लाल वर्मा जी की रचनाओं को। अगला प्रश्न है स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं। स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है बच्चों? स्कंदगुप्त नाटक के लेखक क्या लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं, या जयशंकर प्रसाद जी हैं, या भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, या फिर प्रताप नारायण मिश्र जी हैं? तो बच्चों प्रताप नारायण मिश्र की बात करें तो इनकी रचनाओं में है बात। इनकी रचना प्रमुख रचना कौन सी है? बात है। और अगर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की बात करें तो भारत दुर्दशा, विशस्य विस्मोसदम, वैद की हिंसा, हिंसा न बहुत, ये सभी नाटक हैं। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये सभी जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं हैं, जो कि इनसे स्कंदगुप्त पूछा गया है। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की बात करें तो लक्ष्मी नारायण मिश्र जी ने अशोक वन, प्रलय के मंच पर और नारी का रंग, ये इनकी रचना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं। कौन है बच्चों? भगवती चरण वर्मा जी हैं, या वृंदावन लाल वर्मा हैं, या अमृत राय जी हैं, या फिर जैनेन्द्र कुमार जी हैं? कौन है बच्चों? भगवती चरण वर्मा जी हैं, या कौन है इसमें से आप लोग बताइए। तो मृगनयनी के रचनाकार हैं वृंदावन लाल वर्मा जी। और भगवती चरण वर्मा जी की रचनाओं को अभी मैंने बताया था, आप लोग बताएंगे। अमृत राय की रचना कौन सी है? कलम का सिपाही। जैनेन्द्र कुमार जी की रचना त्यागपत्र। अगला है बच्चों, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, यह कथन किस साहित्यकार का है? प्रताप नारायण मिश्र जी का, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, या महावीर प्रसाद द्विवेदी, या अंबिका दत्त व्यास? तो बच्चों ये कथन है जो है आचार्य रामचंद्र, खंड संख्या खा, और खंड खा का
प्रश्न संख्या 8 कह रहा है, 8 का। एक बार सभी लोग बेटा लाइक और शेयर करते रहिए, लाइक शेयर बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए, और कमेंट में भी आप लोग अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहें, कमेंट में भी बताते रहें। अगर कोई समस्या है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में आप लोग जरूर बताते रहें। प्रश्न संख्या 8 का कह रहा है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। संस्कृतस्य साहित्य सरसम व्याकरणंच सुनिश्चितम। संस्कृत का साहित्य सरस और व्याकरण सुनिश्चित है। तस्य गद्ये पद्ये च लालित्यम। उसके गद्य और पद्य में मधुरता है, लालित्य है। भावबोध सामर्थ्यम। भावबोध यानी अर्थबोध का सामर्थ्य है। अद्वितीय अद्वितीय श्रुति माधुर्यंच वर्तते। और अद्वितीय सुनने में मधुरता भी है। किम बहुना चरित्र निर्माणार्थम। और बहुत क्या कहें, चरित्र निर्माण के लिए यादृशीम सत्प्रेरणाम संस्कृत वाङ्मयम ददाति। जैसी सत्प्रेरणा संस्कृत भाषा देती है, ना तादृशीम किंचिद अन्यत। अन्य वैसी कोई भी भाषा नहीं देती है। मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्तते। मूलभूत मानवीय गुणों की जैसी विवेचना संस्कृत साहित्य में है, नान्यत्र तादृशी वैसी अन्य कहीं भी नहीं है। दया, दानम, शौचम, औदार्यम, अनुसूया, क्षमा, अन्य चाने के गुणा। मतलब दया, दान, शौच यानी स्वच्छता, औदार्य मतलब उदारता, अनुसूया मतलब ईर्ष्या न करना, क्षमा करना, अन्य और अनेक गुण अस्य साहित्यस्य अनुशीलनेन संजायन्ते। इस साहित्य के कृपा से ही प्राप्त होते हैं। अब देखिए संदर्भ क्या कह रहा है। तो संदर्भ है बच्चों कि हमारा संस्कृत भाषाया महत्वम से लिया गया है। तो प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के संस्कृत भाषाया महत्वम नामक शीर्षक से लिया गया है। अनुवाद का आप लोग एक बार पूरे का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं अथवा में, मान लो उसे नहीं कर पा रहे तो इसे कर देना। बौद्ध युगे इमे सिद्धांता वैयक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्तः आसन। बौद्ध युगे मतलब बौद्ध युग में इमे सिद्धांता माने ये सिद्धांत वैयक्तिक जीवनस्य मतलब व्यक्तिगत जीवन के अभ्युत्थानाय मतलब अभ्युत्थान के लिए प्रयुक्त आसन मतलब प्रयुक्त थे। परमद्य लेकिन आज इमे सिद्धांता राष्ट्राणाम परस्पर मैत्री सहयोग कारणान। ये लेकिन आज ये सिद्धांत देशों के बीच में आपस में मित्रता सहयोग कराने के लिए, विश्व बंधुत्व से मतलब विश्व बंधुत्व का, विश्व शांतेश्च और विश्व शांति के साधनानि सन्ति मतलब साधन हैं। राष्ट्रनायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमंत्रित्व काले मतलब राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू की महोदय के प्रधानमंत्री काल में चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धांतान अधिकृत्य एवाभवत। चीन देश के साथ में भारत की मित्रता पंचशील सिद्धांतों को मान करके ही हुआ था, अधिकृत करके ही हुआ था। यतो ही उभवापि देशो बौद्ध धर्मे निष्ठावंतो। जैसा कि दोनों देश बौद्ध धर्म में निष्ठावान हैं। अब इसके बाद में संदर्भ वही है पंचशील सिद्धांता से, और आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए हिंदी अनुवाद। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में खा नंबर इसमें कह रहा है, खा नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधो विपरीत में तज्ज ज्ञानाय दानाय चा रक्षणाय। देखिए विद्या विवादाय मतलब विद्या विवाद के लिए, धनम मदाय और धन अहंकार के लिए, शक्ति ही परेशान पर पीड़नाय शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए। किसकी होती है? खलस्य मतलब दुष्टों की।
यानी दुष्टों की शक्ति, दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार के लिए, और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। साधो विपरीत में तज्ज, और सज्जनों का इसके विपरीत होता है। ज्ञानाय अर्थात विद्या ज्ञान के लिए, दानाय धन दान के लिए, और शक्ति रक्षणाय मतलब रक्षा करने के लिए। इस प्रकार से ये कौन से पाठ का है बच्चों? तो ये आप लोग अगर संदर्भ देखें तो संदर्भ है कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के सुभाषित रत्नानि नामक शीर्षक से लिया गया है। कौन से पाठ से? तो सुभाषित रत्नानि नामक शीर्षक से लिया गया है। अब आप लोग हिंदी अनुवाद का स्क्रीनशॉट कर लीजिए और हम लोग चलते हैं अथवा वाले अगले श्लोक पर। तो अगला श्लोक क्या कह रहा है बच्चों? न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यये कीर्ते वर्धते एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। न चौरहार्यम न चोर चुरा सकता है, न च राजहार्यम और ना ही राजा अर्थात सरकारें इसे छीन सकती हैं, न भ्रातृभाज्यम न भाई इसे बांट सकता है, न च भारकारी और ना ही इसका कोई भार होता है। ना ही इसका क्या होता है? कोई भार होता है, कोई बोझ होता है। व्यये कृते वर्धते एव नित्यम, खर्च करने से यह प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्याधन सभी धनों में श्रेष्ठ है। संदर्भ क्या बच्चों? तो प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के सुभाषित रत्नानि नामक शीर्षक से लिया गया है। अब इसका हिंदी अनुवाद आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हिंदी अनुवादों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो कौन सा है? पहला है दाल में काला होना। अर्थ क्या है? किसी कार्य या योजना में कोई गड़बड़ी या खोट होना। वाक्य प्रयोग चलिए देख लेते हैं, क्या कह रहे हैं? उसके चेहरे की मुस्कुराहट से ही पता चल गया कि इस बार की योजना में जरूर दाल में कुछ काला है। या फिर क्या कह रहे हैं? तलवार की धार पर चलना मतलब खतरे लेना। वह अपने कार्यों में सफल होने के लिए तलवार की धार पर चलता है। अच्छा, इसमें फिर अगला क्या कह रहे हैं? टका सा जवाब देना। अर्थ क्या है? तुरंत जवाब दे देना। मतलब वह अपने बड़ों के प्रश्नों का टका सा जवाब देता है। यहाँ प्रकाश का जवाब नहीं, टका सा जवाब देता है। और चौथा नंबर क्या कह रहा है? चांदी काटना मतलब बहुत ही लाभ या फ़ायदा होना। नए बिजनेस में पहले ही महीने से में उसने चांदी काट ली और अच्छा खासा मुनाफा कमा लिया। अब देखते हैं इसके बाद में बच्चों क्या चीज़? तो इसके बाद में देखते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कह रहा है बच्चों कि अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए दे देते हैं। पहले तो गद्यांश पढ़ लें। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाले एक कोशिकीय जीव अमीबा एवं पैरामीशियम के जन्म के पीछे मीथेन ही कारक रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगल की सतह पर स्थित चट्टानों में लौह तत्व की प्रधानता है। फलस्वरूप हवा की उपस्थिति में वहाँ जंग लगने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से चलती रहती है। इसी कारण इस ग्रह की मिट्टी लाल है और आंधी चलने पर यहाँ का वातावरण गुलाबी बादलों से भर जाता है। इन्हीं कारणों से मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह पर पहुँचने वाला भारत पहला एशियाई देश बन गया है। अब चलिए देखते हैं इससे संबंधित प्रश्न क्या है। तो प्रश्न पहला इसमें पूछ रहा है बच्चों कि मंगल की सतह पर चट्टानों में किस तत्व की प्रधानता है? कौन से तत्व की अधिकता है? तो मंगल की सतह पर स्थित चट्टानों में लौह तत्व की प्रधानता है। कौन से तत्व की? तो लौह तत्व की है। अगला पूछ रहा है कि मंगल ग्रह की मिट्टी किस कारण से लाल है? भैया क्यों लाल है मंगल ग्रह की मिट्टी? तो देखिए, मंगल की सतह पर स्थित चट्टानों में लौह तत्व की प्रधानता है। फलस्वरूप हवा की उपस्थिति में वहाँ जंग लगने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से चलती रहती है। इसी कारण इस ग्रह की मिट्टी लाल है। और
इसमें फिर क्या कह रहे हैं, पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाले जीव कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अस्तित्व में कौन कौन से जीव आए, तो पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाले कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। चलो देख लेते हैं। श्रवण और श्रमण, क्या है, श्रवण और श्रमण, तो क्या होगा, मेहनत और सुनना, या सावन और कान, या सज्जन और दुर्जन, या फिर कान और भिक्षु। तो देखिए बच्चों, श्रवण जो होता है, श्रवण का मतलब होता है कान, और श्रमण का मतलब होता है भिक्षु। तो क्या होगा, श्रवण और श्रमण का अर्थ होगा कान और भिक्षु। दूसरा है भित्ति और भीत, भित्ति और भीत, तो क्या होगा, भीतर और बाहर, या दीवार और डरा हुआ, या फिर भक्ति और भाग्य, या डरपोक और दीवार। तो भित्ति का मतलब होता है दीवाल, भित्ति का मतलब क्या होता है, दीवाल, और भीति का मतलब क्या होता है, डरा हुआ। तो दीवार और डरा हुआ यानी बा वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहे हैं खा में निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो सही अर्थ लिखिए। कर मतलब हाथ भी होता है, और कर मतलब हाथी की सूंड भी होती है। पुष्कर देखें तो तालाब और ब्रह्मा होते हैं। विधि का अर्थ होता है विधाता और तरीका। इसके बाद में अर्थ देखें तो अर्थ का धन होता है और मतलब भी होता है। अब गा नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। कोई भी एक शब्द आप चयन करके लिखिए। अब देखिए पहला क्या कह रहा है, जो दूसरों पर आश्रित हो, जो एक दूसरे पर आश्रित हो, मतलब केवल एक ही नहीं, दोनों लोग एक दूसरे पर अगर आश्रित हैं तो उसके लिए क्या होगा, पराश्रयी होगा, या अन्योन्याश्रित होगा, या फिर पराग्रही होगा, या अपराश्रित होगा। जब दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं तो उसके लिए अन्योन्याश्रित होता है। अब देखते हैं बच्चों अगला क्या कह रहा है। तो अगला कह रहा है किसी वस्तु को प्राप्त करने की उत्कट इच्छा, मतलब बहुत अधिक इच्छा हो, यानी एकमात्र इच्छा अगर बन जाए तो उसे क्या कहेंगे, अभिलाषा कहेंगे, या प्रतीक्षा कहेंगे, या महत्वाकांक्षा कहेंगे, या फिर आकांक्षी कहेंगे। तो क्या कहेंगे बच्चों, अगर उत्कट इच्छा है तो उसे महत्वाकांक्षा कहते हैं। घा नंबर में कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। प्रगल्भ राज का भविष्य उज्ज्वल हो। देखिए उज्ज्वल कहा रहा है, जबकि उज्ज्वल यही में गलती है, उज्ज्वल गलत लिखा, उज्ज्वल इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो क्या होगा, प्रवृत्ति प्रगल्भ राज का भविष्य उज्ज्वल हो, और पीछे आशीर्वाद की भावना है ना, तो इसलिए संबोधन चिन्ह लगेगा। फिर क्या है, सज्जन पुरुष सबका भला चाहते हैं। तो भैया सज्जन पुरुष सभी का भला चाहते हैं, सभी हो जाएगा, सभी का। अगला है कृपया एक ठंडा गिलास पानी लाइए। क्या कह रहे हैं, एक ठंडा गिलास पानी लाइए। तो गिलास ठंडा नहीं, ठंडा पानी होना चाहिए, एक गिलास ठंडा पानी लाइए। अगला कह रहे हैं उसने मेरे को 50 रुपया दिया, उसने मेरे को 50 रुपया दिया। तो क्या हो जाएगा, उसने मुझे 50 रुपया दिया। अब 12वां कह रहा है 12 कक्का वीर रस अथवा करुण रस का लक्षण सहित एक उदाहरण लिखिए। तो भैया देख लेते हैं। जब आश्रय के हृदय में उत्साह नामक स्थायी भाव उत्पन्न होकर विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तो वीर रस की उत्पत्ति होती है। जैसे रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। मतलब राणा प्रताप की बार घोड़े की बार वीरता के बारे में यहाँ पर कहा गया है। अब खा नंबर में कह रहा है कि संदेह अलंकार अथवा यमक अलंकार का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। तो क्या है, जब काव्य की पंक्ति में एक शब्द की आवृत्ति हो, आवृत्ति मतलब दोहराव, अर्थात किसी शब्द का दोहराव हो और उसका अर्थ अलग अलग हो, और क्या बच्चों, और उसका अर्थ अलग अलग हो, तो यमक अलंकार होता है। यमक अलंकार कब होगा, जब एक अक्षर एक शब्द की आवृत्ति हो और उसका अर्थ अलग अलग हो। जैसे कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बौराए जग वा पाए बौराए। अब गा नंबर कह रहा है कि दोहा छंद
अथवा चौपाई छंद का लक्षण एवं एक उदाहरण लिखिए। तो चलिए चौपाई का देख लेते हैं। चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं। सभी लोग एक बार जोरदार तरीके से क्लास को शेयर कर दीजिए और अब तक अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहिए। और प्रश्न संख्या 13 कह रहा है, शिक्षा ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए। अथवा नगर में अतिक्रमण की समस्या के निवारण के लिए महापौर को एक पत्र लिखिए। दोनों में से कोई एक करना है। तो चलिए हम लोग महापौर जी को पत्र लिख दे रहे हैं। सेवा में माननीय महापौर महोदय, नगर निगम लखनऊ। विषय क्या है? अतिक्रमण समस्या के निवारण हेतु निवेदन महोदय। अब महोदय से हम क्या निवेदन करेंगे? सविनय निवेदन है कि हमारे नगर की मुख्य सड़कों और गलियों में अतिक्रमण की समस्या अत्यधिक बढ़ गई है। दुकानदारों ने सड़क पर ही सामान फैला दिया है, जिससे लोगों के आने जाने में भारी कठिनाई होती है। आए दिन जाम की समस्या उत्पन्न होती है और दुर्घटनाओं की संभावना बनी रहती है। अतः आपसे विनम्र प्रार्थना है कि इस समस्या का शीघ्र समाधान कराकर नगरवासियों को राहत प्रदान करें। भवदीय का खा गा। दिनांक में यहाँ पर तो हमने 25 सितंबर डाला है, लेकिन आपको कौन सा डालना है? जिस दिन परीक्षा होगी, अर्थात 18 फरवरी 2026। इसके बाद में प्रश्न संख्या 14 और लास्ट प्रश्न है। सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए और क्लास कैसा लगा इसे आप लोग कमेंट सेक्शन में भी बताते रहिएगा। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। विषय कौन कौन से हैं? विषय हैं पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, महामारियों के संबंध में जागरूकता के उपाय, मेरे प्रिय उपन्यासकार, भारतीय कृषकों की समस्या एवं समाधान, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। चलिए हम लोग देखते हैं महामारियों के संबंध में जागरूकता। तो महामारियों के संबंध में जागरूकता के उपाय एक महत्वपूर्ण विषय है जो हमारे जीवन को प्रभावित कर सकता है। महामारियां जैसे कि कोविड-19, मलेरिया और अन्य बीमारियां हमारे स्वास्थ्य और जीवन को खतरे में डाल सकती हैं। इसलिए हमें इन महामारियों के बारे में जागरूक रहना और उनके प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक उपाय करने होंगे। महामारियों के कारण क्या हैं? तो महामारियां विभिन्न कारणों से फैल सकती हैं, जैसे कि वायरस और बैक्टीरिया, ये महामारियों के मुख्य कारण हैं। असाफ सफाई यानी गंदगी कह सकते हैं। तो असाफ सफाई और स्वच्छता की कमी से महामारियां फैल सकते हैं। और क्या हो सकता है? भीड़ भाड़। भैया भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में महामारियां जल्दी फैल सकती हैं। जैसे कोविड-19 के तहत आप लोगों ने देखा था, क्या किया गया था? लॉकडाउन लगाया गया था ताकि भीड़ इकट्ठी ना हो। अज्ञानता भी एक कारण है। महामारियों के बारे में अज्ञानता और जागरूकता की कमियों से महामारियां फैल सकती हैं। महामारियों के प्रभाव क्या होते हैं? तो बहुत गंभीर हो सकते हैं, जैसे कि जान माल की हानि हो सकती है। और क्या हो सकता है? स्वास्थ्य समस्याएं तो बिल्कुल होंगी महामारी के दौरान। तो महामारियों से स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आर्थिक नुकसान होता है। महामारियों से आर्थिक नुकसान हो सकता है। जब आप बीमार हो जाएंगे तो दवाओं में आपके पैसे लगेंगे, जिससे क्या होगा? आर्थिक नुकसान तो हो ही रहा है। और सामाजिक प्रभाव, महामारियों से सामाजिक प्रभाव भी पड़ सकता है। इसके बाद अगर हम जागरूकता के उपाय देखें बच्चों, तो क्या है? महामारियों के संबंध में जागरूकता के उपाय। महामारियों के संबंध में जागरूकता के उपाय निम्नलिखित हैं। स्वच्छता और सफाई होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? टीकाकरण यानी समय पर टीकाकरण करवाना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, साथ ही साथ मास्क पहनना, यानी मास्क पहनना भी इसमें लिया जाना चाहिए।
मास्क पहनना और हाथ धोना, जागरूकता अभियान चलाना और लोगों को महामारियों के बारे में जागरूक करना। निष्कर्ष देख लेते हैं क्या कह रहा है। महामारियों के संबंध में जागरूकता के उपाय बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमें महामारियों के बारे में जागरूक रहना और उनके प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक उपाय करने होंगे। स्वच्छता, टीकाकरण, सामाजिक दूरी, मास्क पहनना और जागरूकता अभियान जैसे उपायों से हम महामारियों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने इस मॉडल पेपर को कंप्लीट किया। ऐसे ही समस्त मॉडल पेपर को पाने के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप लोगों को बता दें, जब तक हम हैं हिंदी और इंग्लिश में क्या गम है। आप लोग हिंदी इंग्लिश की कंप्लीट तैयारी अपने इस चैनल से करते रहिए। साथ ही साथ क्लास को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। इसे आप अपने मित्रों के पास में शेयर भी करते रहिए और कमेंट सेक्शन में तो ज़रूर अपना सुझाव संप्रेषित करते रहें, जिससे कि हम आपके सुझावों के अनुरूप खरे उतर सकें और उस पर सुधार कर सकें। आपका एक एक सुझाव मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।